Let us start with the discussion of one of the most important endocrine glands of the human body, which is thyroid. तो थायराइड ग्लैंड के बारे में हम शुरू करते हैं और ये थायराइड ग्लैंड आपकी नेक में लोकेटेड है, एंटीरियर टू द लैरिंग्स। तो यहाँ पर एक कार्टिलेजनस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप लैरिंग्स कहते हैं। लैरिंग्स के एंटीरियरली क्या चीज़ लोकेटेड है? थायराइड ग्लैंड लोकेटेड है। इसके दो लोब्स होते हैं और दो लोब्स को बीच में कनेक्टिंग करने वाला एक टिश्यू होता है। तो अगर मैं एक सबसे पहले डायग्राम देखूं कि थायराइड की लोकेशन कहाँ है, तो आप ये देखिए कि ये पार्ट जिसे आप लैरिंग्स से इधर नीचे ट्रेकिया कह रहे हैं, इसमें एंटीरियरली ये लोकेटेड है थायराइड। और आप ये देख रहे हैं कि थायराइड में दो लोब्स हैं और बीच में ये जो कनेक्टिंग टिश्यू है, इस टिश्यू को हम कहते हैं इस्थमस। और थायराइड के पोस्टीरियर सरफेस पे आपको एक और एंडोक्राइन ग्लैंड दिखेगा जिसका टोटल नंबर 4 है, उसे हम कहते हैं पैराथायराइड। वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। सो पहली चीज़ यहाँ देखने की ये है कि थायराइड इज लोकेटेड इन द नेक रीजन एंटीरियरली टू द लैरिंग्स। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 lobes and the 2 lobes are connected by a connecting tissue. This connecting tissue is called as the isthmus. सो हमने ये देखा कि ये थायराइड बेसिकली नेक में लोकेटेड है। इसके 2 लोब्स हैं और 2 लोब्स के बाद में हमने ये देखा कि इन दोनों लोब्स को आपस में कनेक्ट करता है एक पोर्शन, इसे हमने कहा इस्थमस। तो एक लोब तो ये हो गया थायराइड का, दूसरा लोब ये हो गया थायराइड का, और इस कनेक्टिंग पार्ट को आपने कहा इस्थमस। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर ग्राम वेट के हिसाब से थायराइड इज़ वेरी वेरी वास्कुलर। प्रोबेबली एड्रिनल कॉर्टेक्स के बाद में दूसरा नंबर थायराइड का ही आता है। सो मैं टोटल बड़े बड़े ऑर्गन्स में ज़्यादा ब्लड जाएगा, लेकिन अगर मैं पर ग्राम वेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो थायराइड बहुत वास्कुलर ऑर्गन है और इसमें बहुत सारी आर्टरीज, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसको क्या कर रही हैं, ब्लड सप्लाई कर रही हैं। सो आई होप दिस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। अब दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जो थायराइड लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड है, इसके अंदर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इन स्ट्रक्चर्स को आप कहेंगे थायराइड फॉलिकल्स। तो पहली चीज थायराइड लोब्स हैं। थायराइड लोब्स के अंदर हम क्या कह रहे हैं, क्या चीज है? थायराइड फॉलिकल्स है। और अगर मैं एक थायराइड फॉलिकल का एनलार्ज व्यू बनाता हूं, सो ये थायराइड फॉलिकल है, तो आप ये देखेंगे कि दीज थायराइड फॉलिकल्स आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The thyroid follicles are lined by cuboidal epithelium. तो इस क्वेश्चन को जरूर से प्रिपेयर कीजिएगा नीट के लिए। तो हमने ये कहा कि ये कौन सा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा ये जो आपको ल्यूमन दिखाई दे रहा है, ये जो जगह दिखाई दे रही है, द स्पेस एनक्लोज्ड विद इन द थायराइड फॉलिकल्स, इट इज फिल्ड विद अ ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज फिल्ड विद अ ग्लाइकोप्रोटीन and this glycoprotein is called as thyroglobulin। तो हमने ये कहा कि इसकी लाइनिंग में तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और इसके अंदर भरा हुआ है एक ग्लाइकोप्रोटीन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम हमने रखा है थायरोग्लोबुलिन। और इस थायरोग्लोबुलिन में बहुत सारे टायरोसिन रेजिड्यूज होंगे। सो जो अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है इस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन में, वो अमीनो एसिड है टायरोसिन। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये सिक्रीट करेगा इस थायरोग्लोबुलिन को, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कैपेबिलिटी है आयोडाइड या आयोडीन को ट्रैप करना। सो हम ये देखेंगे कि ब्लड में जो आयोडाइड या आयोडीन है उसको ये एपिथेलियम क्या कर सकता है? ट्रैप। और उसको ट्रैप करके कहाँ भेज सकता है? थायराइड फॉलिकल्स के अंदर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियम ऑफ द थायराइड ग्लैंड। सो मैं एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि थायराइड नेक में है, एंटीरियर टू लैरिंग्स है, इसके 2 लोब्स हैं, बीच में ये जो टिश्यू है इसको आपने कहा इस्थमस। पर ग्राम वेट के हिसाब से थायराइड बहुत वास्कुलर है। इसके लोब्स में भरे हुए हैं बहुत सारे फॉलिकल्स, और इन फॉलिकल्स का जब मैं एनलार्ज व्यू देख रहा हूं तो मैंने देखा कि दे आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम विच सिक्रीट अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज कॉल्ड एज थायरोग्लोबुलिन, एंड दिस थायरोग्लोबुलिन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टायरोसिन रेजिड्यूज। नंबर 2, इन ब्लड व्हेन द आयोडाइड आयंस आर प्रेजेंट, these iodide ions can be trapped by the cuboidal epithelium and transported inside the follicles. So I hope this is absolutely clear. एक छोटा सा फीचर और देखिए, वो ये है कि ये जो फॉलिकल्स हैं इनके बाहर कुछ स्पेशल सेल्स हैं और इन सेल्स को हम कह रहे हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स।
सो अपना नाम ये अपना फंक्शन अपना लोकेशन बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड एज पैरा फॉलिकुलर, मतलब फॉलिकल के बाहर ये सेल्स हैं और इनको हम सी सेल्स भी कहते हैं। सो जनरली जब हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो हम T3 T4 हार्मोन्स में इतना उलझ जाते हैं कि वी फॉरगेट the presence of the parafollicular cells, which are also called as the C cells, and please remember they secrete a peptide hormone which is called as thyrocalcitonin। तो मैंने अभी जो कहा कि ये हार्मोन कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन है। मैं आपको पिछली क्लास में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो अमीनेटेड हैं, वो मॉडिफाइड अमीनो एसिड से बने हैं और वो अमीनो एसिड कौन सा है, टायरोसिन। सो थायराइड दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एक जो मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स है जिसे हमने कहा T3 और T4, और दूसरा एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कह रहे हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये जो थायरोकैल्सिटोनिन है दैट विल बी एंटागोनिस्ट टू पैराथायराइड हार्मोन। एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि इसके एक्शंस पैराथायराइड हार्मोन के अपोजिट हैं। पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम को इंक्रीज करता है, इसीलिए हम पैराथायराइड हार्मोन को कहते हैं हाइपर कैल्सिमिक, क्योंकि वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करता है, इंक्रीज। और थायरोकैल्सिटोनिन पैराथायराइड का क्या है, एंटागोनिस्ट है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे कि थायरोकैल्सिटोनिन इज अ हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। So please understand the third hormone that is produced by the thyroid gland would be thyrocalcitonin, and again I am asking you to remember that it is not a modified amino acid, it is a peptide hormone. So I hope this is absolutely clear. Now let us see that how the thyroid gland actually synthesizes its hormones. So हम ये देखते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स कैसे बनाता है, और जो मेन हार्मोन्स हैं इन हार्मोन्स को हम कह रहे हैं T3 ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, जिसे हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इस थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए दो चीज़ें चाहिए, जैसा मैंने बताया, एक तो टायरोसिन और दूसरा चाहिए आयोडीन। सो ये दो चीज़ें थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस या बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए, और हमें पता है कि वो जो थायरोग्लोबुलिन था थायराइड फॉलिकल्स में, उनमें बहुत सारा टायरोसिन था। सो मान लीजिए ये एक थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है और उसमें ये टायरोसिन रेजिड्यूज है। अब आपको पता है कि जो फॉलिकल का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो किसको ट्रैप कर सकता है, आयोडाइड को, और कहाँ भेज सकता है, थायराइड फॉलिकल के अंदर आयोडीन को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब ये आयोडीन बाइंड करेगी टायरोसिन से। सो दैट मीन्स अगर मान लीजिए एक आयोडीन पे एक टायरोसिन पे एक आयोडीन ने बाइंड किया, इट विल फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज मोनोआयोडोटायरोसिन। सो ये हमने एक रेजिड्यू बनाया, हमने यहाँ पर जो थायरोग्लोबुलिन में जो क्या था, टायरोसिन था, उसके ऊपर क्या अटैच किया है, आयोडीन अटैच किया है, और क्या बनाया है, मोनोआयोडोटायरोसिन। मोनोआयोडोटायरोसिन का मतलब ये हुआ, इसको हम MIT लिखेंगे, एक आयोडीन प्लस एक टायरोसिन, ये हो गया मोनोआयोडोटायरोसिन। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि डाईआयोडोटायरोसिन किसे कहेंगे। डाईआयोडोटायरोसिन का मतलब ये है कि उसी टायरोसिन रेजिड्यू पर दो आयोडाइड जुड़ गए। सो इसको हमने क्या कहा है, डाईआयोडोटायरोसिन, लेट अस कॉल इट एज DIT। सो ये चीज़ बन गई। तो इस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि बहुत सारे आयोडीनेशन होना शुरू हुआ टायरोसिन रेजिड्यूज का, और मोनोआयोडोटायरोसिन और क्या बने, डाईआयोडोटायरोसिन बने। अब होगा ये कि एक मोनोआयोडोटायरोसिन और एक डाईआयोडोटायरोसिन को जोड़ के बनाया जाएगा ट्राईआयोडोथायरोनिन। Now please understand, this is not triiodotyrosine, this is triiodothyronine, और इस हार्मोन को हम कहते हैं T3। इस हार्मोन को हम कहते हैं T3, और दो DIT ऑब्वियसली जुड़ करके बनाएंगे टेट्राआयोडोथायरोनिन। टेट्राआयोडोथायरोनिन को आप एक और नाम से जानेंगे, इसको आप कहेंगे T4 या थायरॉक्सिन। तो हमने बायोसिंथेसिस देखी, हमने टायरोसिन में आयोडीन को जोड़ा, मोनोआयोडोटायरोसिन बनाए, डाईआयोडोटायरोसिन बनाए, मोनो और डाई को जोड़ के T3 बनाया, दो DIT को जोड़ के क्या बनाया, टेट्राआयोडोथायरोनिन। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब ये हार्मोन्स यहाँ पर बन जाएंगे तो यहाँ से क्लीव किए जाएंगे, क्लीव करने के बाद में इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में फेंका जाएगा और सिक्रीट किया जाएगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इसको कौन उठा लेगा, ब्लड उठा लेगा, और ये हार्मोन्स पूरी बॉडी में क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे, और
और वो सेल्स जिनके ऊपर इनके रिसेप्टर्स होंगे वो इनके टारगेट सेल्स बन जाएंगे। करीब करीब बॉडी के सभी सेल्स इनके टारगेट सेल्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है थायराइड हार्मोन, और वहाँ जा कर के फिर ये अप्रोप्रिएटली क्या कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि हालांकि ये स्टीरॉयड नहीं है लेकिन लिपिड सॉल्युबल है, और ये एक बड़ी आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जनरल कंसिडरेशन में हमने देखा था कि थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर थे, और ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके डीएनए के रीजन्स पे कुछ पे जाके बाइंड किया था, और इसने जीन एक्टिविटी या जीन एक्सप्रेशन को क्या करने की कोशिश की थी, कंट्रोल, जिसकी वजह से इसके एक्शंस होते हैं। सो अब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो थायराइड हार्मोन्स है बनते कैसे हैं और ये सिक्रीट कैसे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, इसका मतलब थायराइड दो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है, T3 और T4। तो अगर हम ये देखें एक की पोटेंसी दूसरे से ज़्यादा है, एक की हाफ लाइफ दूसरे से ज़्यादा है, तो दूसरा जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। कुछ एक कोई जाकर के पेरीफ्री में दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। इस सारे जार्गन को छोड़ के एब्राकैडेब्रा को छोड़ के आप छोटी सी बात ये समझिए कि थायराइड हार्मोन्स के जो फंक्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा वो 60% फंक्शंस करीब करीब T4 की वजह से है, और 40% ओवरऑल इफेक्ट किसकी वजह से है, T3। सो हम ये देखेंगे कि T3 करीब करीब कितने परसेंट एक्शंस के लिए जिम्मेदार है, 40%, और T4 कितने के लिए जिम्मेदार है, 60% के लिए। हालांकि दोनों के बीच में मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की थी बहुत सारा इंटरप्ले है, लेकिन प्रोबेबली नीट लेवल पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्चुअली ये दो हार्मोन्स ये मिल करके थायराइड ग्लैंड के क्या कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं। सो मुझे अब ये देखना चाहिए कि ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं इनके बेसिकली फंक्शंस क्या है। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थायराइड हार्मोन्स जो ये T3 और T4 थायरोकैल्सिटोनिन मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम अपने डिस्कशन में थायरोकैल्सिटोनिन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं T3 और T4 को, और हम ये देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। T3 and T4 thyroid hormones. What are the functions of thyroid hormones? Thyroid hormone functions. Let me write thyroid hormone functions. Now this is a very important thing. Please pay attention. Number one, the most important function of the thyroid hormones are that they control what is called as the basal metabolic rate of virtually all cells of the body. वर्चुअली ऑल सेल्स, नॉट ऑल सेल्स बट वर्चुअली ऑल सेल्स। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि पहला काम तो ये है कि ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट वो है जो आपको जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है। जब कोई आप एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में जो बेसल फंक्शंस हैं जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उस टाइम पे जो मेटाबॉलिक रेट की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इस बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कौन करते हैं, थायराइड हार्मोन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थायराइड हार्मोन्स का फंक्शन इंक्रीज हो जाए, अगर कंडीशन किसे क्या कहेंगे, हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, सो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर कंडीशन ये हुई कि थायराइड की फंक्शनिंग कम हो गई जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द थायराइड ग्लैंड। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थायराइड हार्मोन्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल metabolic rate of virtually all cells of your body. Number 2, it has a very important role on growth. तो जिस टाइम पे मैं पिट्यूटरी बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि आप पिट्यूटरी ड्वार्फ और थायराइड ड्वार्फ में किसी तरह से अंतर कर सकते हैं। पिट्यूटरी ड्वार्फ एक प्रोपोर्शनेट ड्वार्फ होता है। इसका मतलब ये है कि जितनी सॉफ्ट टिश्यू ग्रोथ कम हुई है उतनी ही उसकी स्केलेटल ग्रोथ भी कम हुई है। ये बेसिकली ग्रोथ पर असर डालता है, लेकिन इट हैज़ मोर इफेक्ट ऑन स्केलेटल ग्रोथ and not that much effect on the soft tissue. So thyroid hormones का ज़्यादा असर एक्चुअली ग्रोथ पर जो असर है वो ज़्यादा असर किस पर है, स्केलेटल ग्रोथ पे, और कम किसके ऊपर है, सॉफ्ट टिश्यू पे। ऐसा ग्रोथ हार्मोन के साथ नहीं था। ग्रोथ हार्मोन दोनों ग्रोथ्स को इक्वली अफेक्ट कर रहा था। नंबर 3, थायराइड ऑब्वियसली
is involved in mental development of mental faculties. So please understand mental development is a very important function of the thyroid gland. So इसीलिए हमने देखा था कि जो पिट्यूटरी ड्वार्फ है वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होता है, लेकिन थायराइड ड्वार्फ जिसे हमने कहा था क्रेटिनिज्म, अगर बचपन में हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो सिवियर हाइपोथायराइडिज्म इन चाइल्डहुड इज कॉल्ड एज क्रेटिनिज्म, और क्रेटिन के बहुत चांसेस हैं कि उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगी, एंड दिस क्रेटिन विल बी मेंटली रिटार्डेड. Number 4, it has a mild, because it is a metabolic hormone, so it will have a mild effect on erythropoiesis. इरिथ्रोपोएसिस आप जानते हैं आरबीसी प्रोडक्शन को कहते हैं, बहुत प्रोनाउंस्ड इफेक्ट नहीं है, लेकिन येस देयर विल बी एन इफेक्ट ऑन इरिथ्रोपोएसिस. दिस इज अ कोरोलरी ऑफ इट बीइंग अ मेटाबॉलिक हार्मोन. और मेटाबॉलिज्म से आप समझ सकते हैं कि बेसिकली अगर ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो रही होगी तो हाइपोक्सिक कंडीशंस और वगैरह इस तरह से बोन मैरो स्टिमुलेट हो सकता है, और इरिथ्रोपोएसिस को ऊपर माइल्ड स्टिमुलेटरी इफेक्ट किसका हो सकता है? थायराइड हार्मोन्स का हो सकता है. 5th, अभी आपने देखा था, अगर मैं थायराइड हार्मोन T3 T4 की बात ना करूं, थायराइड ग्लैंड की बात करूं, तो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल. सो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल, अब मैं T3 T4 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं थायराइड ग्लैंड एज अ होल की बात कर रहा हूं. और यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस हार्मोन के बारे में, थायरोकैल्सिटोनिन. और देखा था हमने कि ये एंटागोनिस्ट है पैराथायराइड हार्मोन के, और ये दोनों मिलकर के कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं. माइंड इट, द कैल्शियम लेवल हैज़ टू बी मेंटेन्ड विद इन अ वेरी नैरो रेंज, एंड देयरफॉर दीज टू हार्मोन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द कैल्शियम लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी. एंड 6th, प्लीज इधर देखिए, अगर किसी टारगेट ऑर्गन पर पहले थायराइड हार्मोन एक्ट कर गया है, सो अगर किसी टारगेट ऑर्गन पे हमने क्या कहा कि पहले थायराइड हार्मोन एक्ट कर गया है, देन इट कैन फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ सम न्यूरोट्रांसमीटर्स एज वेल एज अदर हार्मोन्स. सो हम ये कह रहे हैं कि अगर इस टारगेट ऑर्गन पे थायराइड हार्मोन्स भी एक्ट कर सकते हैं और दूसरे भी, जिनका मैं आपको एग्जांपल दूंगा. और पहले कौन एक्ट कर चुका है? थायराइड हार्मोन एक्ट कर चुका है. सो थायराइड हार्मोन ये करेगा कि उसका एक परमिसिव समझ लीजिए इफेक्ट है, उसका एक फैसिलिटेटरी इफेक्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ द अदर हार्मोन्स और द न्यूरोट्रांसमीटर्स ऑन द टारगेट सेल प्रोवाइडेड इट हैज एक्टेड बिफोर देम. एंड these एग्जांपल्स वुड बी कॉर्टिसोल, एक तो कॉर्टिसोल, और दूसरा अगर हम बात करें एड्रीनालीन, सो बेसिकली ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस हैं. सो अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया बेसल मेटाबॉलिक रेट का रेगुलेशन. नंबर 2 मैंने आपसे कहा ग्रोथ हार्मोन. नंबर 3 हमने देखा मेंटल डेवलपमेंट. नंबर 4 हमने देखा माइल्ड इफेक्ट ऑन इरिथ्रोपोएसिस. नंबर 5 कैल्शियम लेवल. नंबर 6 फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ अदर हार्मोन्स और द न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक cortisol and adrenaline. And obviously because it is human physiology that we are teaching, and therefore we just giving a passing remark to something which you may be aware of, and this is the role of thyroid hormones in the metamorphosis in amphibians like frogs. So tadpole के frog में conversion को कौन regulate करता है? थायराइड हार्मोन. लेकिन वो अभी हमारे परव्यू से इसलिए बाहर है क्योंकि आपकी नीट के सिलेबस में जो एग्जैक्टली जो यूनिट है उसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं. So when I come back we will see the disorders of the thyroid gland.